सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब यदि हम बात करें एयर कंडीशनर सिस्टम्स इन ऑटोमोबाइल की, तो हमारे पास में हम इसको दो हिस्सों में मिला करके देख सकते हैं ऑटोमोबाइल का। एक हिस्सा वो है जो हमें अंदर से नजर आता है, डैशबोर्ड में नजर आता है, और एक हिस्सा वो है जो हमें बाहर की तरफ नजर आता है, यानी कि जो हमारा आउटर यूनिट है, जो हमारी गाड़ी के अंदर फिट नहीं है लेकिन वो पूरा एयर कंडीशन का काम वही कर रहा है। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यदि अंदर से देखें तो आप देखेंगे अंदर यदि यहाँ पर स्टीयरिंग लगा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पर आपके पास इनसाइड सेंसर लगा हुआ रहता है जो कोई ये सेंस करता है कि आपके अंदर का टेम्परेचर कितना है। तो आपने जितने पर भी टेम्परेचर सेट किया है, मान लीजिए आपने यहाँ पर एसी का, यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रोल पैनल है, आपने सपोज करिए एसी को 22 डिग्री पे सेट किया है और बाहर टेम्परेचर था 32। तो ये जो इनसाइड सेंसर है ये शुरू में तो 32 दिखाएगा और ये क्या करेगा, कूल करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन आएगा और ये जैसे 22 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएगा, कौन, इनसाइड सेंसर, इसका मतलब है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए और उस टाइम में हमारा एयर कंडीशन का काम हो चुका है, वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इनसाइड टेम्परेचर वापस से बढ़ेगा, मान लीजिए 22 से बढ़ के 24 वैसे ही पहुंचा, तो कंप्रेसर वापस चालू हो जाएगा और हमारा कूलिंग शुरू हो जाएगा, और वापस से जैसे ही 22 आएगा वापस से कट हो जाएगा। यानी कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा वो क्या करता है, एक रेंज के अंदर में मेंटेन रखता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट इज इवापोरेटर। यहाँ पर आपकी एयर आती है और एयर क्या होती है, अंदर के कंपार्टमेंट में यहाँ से ब्लो होती रहती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे TXV या फिर ऑरिफिस ट्यूब, ये क्या है, एक्सपांशन डिवाइसेस हैं। ठीक है, और अभी हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। देन कस्टम डक्ट डिजाइन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डक्ट है जहाँ से हवा आ रही है, और ये हवा कहाँ से आती है, हम बाहर से भी ले सकते हैं और हम अंदर की गाड़ी की हवा को भी रिसर्कुलेट कर सकते हैं। और ये डक्टिंग डिपेंड करता है अलग अलग कार और अलग अलग मॉडल्स में, किसी भी तरह की हो सकती है। कईयों में साइडों में होती है, कईयों में छत के ऊपर लगी होती है, कईयों में पीछे भी लगी होती है, कईयों में पाँव में भी लगी होती है। तो ये डक्टिंग कैसे भी डिजाइन की जा सकती है, इट डिपेंड्स। ठीक है, यदि हम देखेंगे आगे तो यहाँ पर हीटर होसेस हैं। हीटर होसेस क्या करते हैं, जब हमें ठंड लगती है तो हम गर्म हवा भी अंदर ब्लो करा सकते हैं। तो हीटर से जो लाइन आती है वो हीटर होसेस के थ्रू इन से होती हुई यहाँ पर आती है, जिससे कि हम अपने एयर को गर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप ये देख रहे हैं दैट इज योर फैन पार्ट। तो ये फैन और मोटर स्ट्रोड है, तो यहाँ पर आपका फैन चलता है, जिससे कि क्या करता है, आपका ये जो हवा है इसको आर पार ये कूलिंग के लिए प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चार्ज एयर कूलर। तो यहाँ पर क्या है, ये एयर कूलर है जिसके अंदर में आपका जो हवा है यहाँ से सामने से टकराती है, तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है। बीच में आप देखेंगे रेडिएटर है, जो कि पानी आपका जिसके अंदर फ्लो होता रहता है, तो अगेन ये ठंडा करने का काम करता है। और जो रेडिएटर का पानी है दैट इज रेडिएटर होसेस के थ्रू ये होता हुआ क्या होता है, गर्म पानी ठंडा होता रहता है और ये इंजन में चला जाता है, इंजन से वापस गर्म होता है और ये रेडिएटर में जाके ठंडा होता है। तो इस तरीके से ये रेडिएटर से आपका जो वाटर है वो कूल होता रहता है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर एक कंप्रेसर आपको नजर आ रहा है। तो ये क्या करता है, कंप्रेसर जो भी रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस करेगा। अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे और उनको वर्किंग समझेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे रेफ्रिजरेंट लाइन है। तो जो लाइन है रेफ्रिजरेंट्स की, जब यहाँ से ठंडा हो जाता है रेफ्रिजरेंट, तो वो क्या होता है, यहाँ से होता हुआ और जो भी आपका एक्सपांशन डिवाइस है उसमें जाता है, एक्सपांशन के बाद में वो इवापोरेटर में जाता है। इस साइकिल को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये लाइन्स जो दिख रही हैं ये आपको रेफ्रिजरेंट लाइन दिख रही है। इसी तरह से आपको यहाँ पर एक ये जो दिख रहा है, एक दिस इज एक्यूमुलेटर डिहाइड्रेटर। तो कोई भी मॉइस्चर यदि आ जाता है तो हम लोग उसको डिहाइड्रेट करते हैं, उसका जो मॉइस्चर है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये काम होता है एक्यूमुलेटर डिहाइड्रेटर का। ठीक है, और इसको हम रिसीवर ड्रायर भी बोलते हैं। देन कस्टम डक्ट, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं हम लोगों ने देख लिए हैं, ये मेजर पार्ट्स हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और हम सिर्फ एयर कंडीशन को समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, इसके बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो हेयर इज द डायग्राम। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक पूरा लाइन डायग्राम आपको दिखाया हुआ है और जो मेजर पार्ट्स हैं वो आपको ब्लैक कलर से शो किए हुए हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यदि हम इसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यदि हम बात करें सबसे पहले कि जहाँ से हमें ठंडक मिलती है, जहाँ पर हम लोग कंपार्टमेंट में जहाँ से हवा को अंदर करते हैं, तो हवा बाहर से आती है और वो इवोपरेटर से होती हुई हमारे कैबिन के अंदर आती है, कार के अंदर आती है। तो ये जो हवा है, ये हवा क्या होती है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर होती है, जिसको पहला काम है फिल्टर करने का, दूसरा काम है कूल करने का और तीसरा काम है ह्यूमिडिफाई करने का। तो ये तीनों काम हमारा एयर कंडीशन करेगा और हम एक एक करके देखते हैं कि वो कैसे करेगा। तो ये जो एयर है, फ्रेश एयर यहाँ से इंट्रोड्यूस होती है और वो हमारे कंपार्टमेंट में हमें मिलती है, और वो जब इससे टकराती है, यहाँ पर ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये बहुत चिल्ड है, बहुत ठंडी है, क्योंकि इसमें ठंडा रेफ्रिजरेंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है
और यहाँ पर फ्लो होने की वजह से ये एयर को ठंडा करता है। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज इवापोरेटर। तो यहाँ पर इवापोरेटर में बेसिकली कूलिंग हमको मिलती है, जो हम लोगों को अंदर जाकर के पूरे जो कंपार्टमेंट है उसको ठंडा करती है। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर। तो कंप्रेसर क्या करता है, आपका जो भी यहाँ से गैस आ रही है उसको ये कंप्रेस करता है, क्योंकि यदि हम बहुत ज़्यादा गैस को आगे भेजेंगे तो कंडेंसर का वर्डन बढ़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वर्डन कम हो, तो हम लोग उसको गैस को कंप्रेस फॉर्म में यहाँ पर भेजते हैं। तो यहाँ पर हम कंप्रेसर यूज करते हैं। ठीक है, जो ये पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लगा हुआ है कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या करता है, आपका फेस चेंज करता है अगेन। तो जो भी यहाँ पर आपके पास में गैस थी उसको लिक्विड फॉर्म में वापस कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर रिसीवर ड्रायर लगा हुआ है। और ये रिसीवर ड्रायर क्या करता है, यदि मान लीजिए लाइन में किसी भी तरह से मॉइस्चर आ गया है, ऑयल आ गया है या कोई भी ऐसा फॉरेन एलिमेंट आ गया है, तो वो क्या करेगा, यहाँ अलग अलग फिल्टर्स लगे हैं और ये एक तरफ से इन होकर के और इस रिसीवर ड्रायर से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो कई तरह के डिहाइड्रेटिंग जेल्स और हम लोग इसमें यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो जेल है या वाटर ड्रॉपलेट्स है वो यही एब्जॉर्ब हो जाए और लाइन में आगे नहीं जाए। तो ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। और जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज एक्सपांशन वॉल। तो एक्सपांशन जो वॉल होता है वो यहाँ पर लगा हुआ रहता है। इट में भी कैपिलरी टाइप और इट में भी ऑरिफिस टाइप। तो हम लोग दोनों ही यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपने 5 जो चीजें देखी, कंप्रेसर, इवापोरेटर, कंडेंसर, एक्सपांशन वॉल और रिसीवर ड्रायर, तो ये मेजर पार्ट्स हैं इसके किसी भी एयर कंडीशन सिस्टम में, भले ही वो डोमेस्टिक हो या फिर वो एयर अपना ऑटोमोबाइल का रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो। तो यदि अब हम इसका वर्किंग समझने की कोशिश करेंगे तो हमें 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है। वो देना है कि हम लोगों का कहाँ पर कौन सा फेज है, लिक्विड है या फिर गैस है। दूसरा, उसका टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है। ठीक है, किसका, रेफ्रिजरेंट का। तो हम एक तरफ से बात करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, इवापोरेटर से हम बात करते हैं। तो इवापोरेटर में जब आपके पास रेफ्रिजरेंट आता है तो वो बहुत चिल होता है, बहुत उसका टेम्परेचर माइनस में होता है और उसका जो फेज होता है वो लिक्विड फेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड आपके पास एंटर करता है। ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसमें जैसे जैसे जाता है तो ये जो आपके पास एयर होती है इसकी हीट को ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है। यानी उस एयर को तो ये ठंडा करता है और ये खुद गर्म होता है। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये खुद गर्म होता जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये अपना फेस चेंज करने लग गया। तो धीरे धीरे ये क्या करता है, यहाँ पर खुद लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये एंटर करता है यहाँ पर ये कूल होता है, काफी चिल होता है। और जब ये निकलता है तो भी ये कूल होता है, लेकिन जो टेम्परेचर इसने लिया वो सिर्फ क्या कर रहा है, इसको फेस चेंज कर रहा है। हम नहीं चाहते कि ये ओवर हीट हो, हम नहीं चाहते कि ये गैस बनने के बाद और ज्यादा ओवर हीट हो। तो हम इसके फ्लो से इसको कंट्रोल करते हैं कि कितना फ्लो हमें इसमें रखना है। फ्लो बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये जल्दी जल्दी हीट लेगा, और फ्लो धीरे कर देंगे तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे उस हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, जैसे ही इवापोरेटर में से निकलता है तो ये क्या होता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज लो टेम्परेचर लो प्रेशर की गैस बन जाती है यहाँ पर, जबकि एंटर किया था उसने लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड से गैस बनने में जो एनर्जी ट्रैप हुई है, जो एनर्जी इसने ली है, वो हमारे को कहलाती है लेटेंट हीट। तो वो लेटेंट हीट क्या किया इसने, एटमॉस्फेयर से ली है और वो कूलिंग हम लोगों को आगे अंदर चैम्बर में मिल रही है। तो जब यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकलता है तो वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर का गैस होता है और वो आगे लाइन में जब जाता है तो आप देखेंगे वो आगे कंप्रेसर के अंदर जाता है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, ये गैसियस फॉर्म में बहुत ज़्यादा डेंस, मतलब इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो गैस को हम लोग यदि उसी डेंसिटी में हम आगे भेजेंगे तो कंडेंसर जो होगा उसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और हम चाहते हैं कि उसका वॉल्यूम कम हो। तो यहाँ से जब वो इन करता है तो हम उसको कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या करेगा, उसको कंसंट्रेट करेगा। तो जैसे ही यदि वो मान लीजिए सपोज करिए 1 लीटर एक बार में यदि वो इनहेल करता है और 1 लीटर को वो प्रेस करके 100 ग्राम में कन्वर्ट कर देता है या 100 ml में कन्वर्ट कर देता है, तो आप देखेंगे कि उसका बहुत वॉल्यूम कम हो गया। और वो वॉल्यूम कम होने से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो गया, प्लस प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज हो गया। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कमरे में हम आराम से 100 लोगों को बैठा सकते हैं कुर्सी टेबल पे, लेकिन यदि हम उसमें 100 लोगों के बजाय 1000 लोगों को यदि भरने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे से उनका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, टकराएंगे और उससे एनर्जी ज़्यादा आपकी इवॉल्व होगी। तो उससे पूरा सिस्टम का जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर। ठीक है, तो कम जगह पे ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ से जो आउटलेट पे निकलेगा वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की गैस निकलेगी यहाँ पर। और जब वो यहाँ से निकल के जाएगी आगे कंडेंसर में, तो कंडेंसर का काम क्या होता है, यहाँ पर कूलिंग एयर जो होती है वो फ्लोट होती रहती है, हवा चलती रहती है आगे से, और यहाँ पर क्या करती है, वो यहाँ पर जो गर्मी थी, जो टेम्परेचर था, वो इस टेम्परेचर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ से निकाल लेता है। और निकालने के बाद यदि वो टेम्परेचर लेटेंट हीट यहाँ से ले लेता है तो अगेन आप देखेंगे जो ये गैस फॉर्म में थी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है और टेम्परेचर भी इसका कम हो गया है। बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हुआ लेकिन कम हो गया है।
लेकिन प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ यहाँ पर। तो प्रेशर हाई है, टेम्परेचर लो है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये किसमें से बात, कंडेंसर से निकलते वक्त। अब जब ये कंडेंसर से आगे जाता है तो कंडेंसर से ये आगे जाता है तो हम पहले इसको रिसीवर ड्रायर के थ्रू इसको पास करते हैं, जिससे कि यदि मान लीजिए किसी भी वजह से हमारा मॉइस्चर आ गया था तो हम नहीं चाहते कि वो सीधे हम लोग यहाँ पर थ्रोटल वॉल से उसको निकालें, क्योंकि यदि थ्रोटलिंग वॉल से हमने उसको निकाला तो टेम्परेचर एकदम से डाउन होगा, यहाँ पे माइनस में चला जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, यदि वाटर ड्रॉपलेट इसमें चले गए तो वो यही जम जाएंगे, इस नोजल पे वो जम जाएंगे और वो पूरी लाइन को चोक कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग हमेशा थ्रोटल वॉल से पहले, एक्सपांशन डिवाइस से पहले रिसीवर ड्रायर यूज करते हैं, जिससे कि कोई भी फॉरेन एलिमेंट, मॉइस्चर, ऑयल वो यहीं पर ही ट्रैप हो जाए। उसके बाद ये लाइन आगे जाती है और यहाँ पर हम लोग थ्रोटल वॉल यूज करते हैं। तो जब ये थ्रोटल वॉल में जाता है तो ये बहुत लो टेम्परेचर हाई प्रेशर का लिक्विड होता है, लेकिन जैसे ही ये इसमें से निकलता है तो एकदम से प्रेशर ड्रॉप होता है। तो फ्री एक्सपांशन आप लोगों ने डिवाइसेस पढ़े हैं, वहां पर एकदम से प्रेशर ड्रॉप होता है और टेम्परेचर ट्रिमेंडसली डाउन हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर एकदम से टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और वो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर जो लिक्विड होता है वही आगे जाकर के वापस से इवापोरेटर में घुसता है और ये लिक्विड अगेन वापस से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये साइकिल आपकी लगातार चलती रहती है और ये कूलिंग आपको देता रहता है। तो यहाँ पर आपकी हीट क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर से ली जा रही है और यहाँ पर कंडेंसर में क्या हो रहा है, हीट इससे लेके एटमॉस्फेयर को दी जा रही है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक पर्पज है, ये इसका बेसिक साइकिल है और इसी के थ्रू आपका एयर कंडीशन सिस्टम वर्क करता है। आइदर इट इज ऑटोमोबाइल एयर कंडीशन और इट मे बी योर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो यही आपके पास में जो साइकिल है ये फॉलो होती है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, यदि हम अभी जो हमने पार्ट्स की बात करी तो इसमें यदि हम मेजर पार्ट्स पढ़ें कि इस पूरे एयर कंडीशन सिस्टम में जो मेजर हमारे पास में जो पार्ट्स लगे हैं वो क्या क्या थे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था हमारे पास रेफ्रिजरेंट। ठीक है, वी विल नॉट गो इन सो मच ऑफ डिटेल, इफ यू नीड यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है दैट इज फॉर कंप्रेसर। ठीक है, तो कंप्रेसर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है कि ये क्या करता है, आपका जो भी हाई वॉल्यूम है उसको टर्न डाउन करता है लो वॉल्यूम के अंदर में। ओके, सिमिलरली कंडेंसर कॉइल हम लोगों ने बात करी, जहां पर आपका फेज ट्रांसफर होता है, वापस से जो गैस आई है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसी तरह से एक्सपांशन वॉल है, यहाँ पर प्रेशर सडनली ड्रॉप होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है और यहाँ से हमारे को एक्चुअल कूलिंग मिलना शुरू होती है। लेकिन फेज जो होता है यहाँ पे अगेन लिक्विड फॉर्म में ही ये हमें मिलता है इसका आउटपुट। ठीक है, और दिस इज हाउ द रेफ्रिजरेंट साइकिल वर्क, जो अभी हमने डिस्कस किया था वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इफ यू नीड टू रीड दिस यू कैन पॉज एंड रीड फ्रॉम हियर। तो हमने बहुत शॉर्ट में यहाँ पर इस चीज़ को बताया हुआ है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी।